नमस्कार। फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में एक बार मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेकर हाजिर हूं एक ऐसा मसला जो इस वक्त पूरे देश में खलबली मचाए हुए। यह इतना बड़ा कानूनी मसला है इन चुनाव से पहले कि अच्छे राजनीतिज्ञों की जो गोटियां सेटने में माहिर थे उनकी रात की नींद उड़ी हुई है। जी हां जनाब, मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के चुनावी फंड मैनेजमेंट के इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के आए हुए ताज़ा तरीन फैसले के बारे में। मुझे पक्का पता है कि आप सब जो लोग इस कानूनी चैनल को देखते हैं वो कानून के बड़े हिमायती हैं और जागरूक नागरिक हैं, जागरूक अधिवक्ता भाई बहन हैं। इसलिए मैं यह तो नहीं बता रहा आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने अंततः चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय बेंच ने एक मुश्त से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जी हां सरकारी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार कर दिया है। इससे आप भली भांति वाकिफ हैं। मैं इसके डिटेल में इस एपिसोड में नहीं जा रहा। मैं यह जानता हूं कि आप सब सरकार के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भली भांति वाकिफ हैं। इस पर व्यापक चर्चा हो रही है। कोई इसे सरकार विरोधी बता रहा है, कोई इसे मोदी जी पर प्रहार बता रहा है, तो कोई इसे विपक्ष की जीत बता रहा है। राजनीति इस चैनल में हमारा विषय नहीं होती, इसलिए हम कानून की बात करेंगे और इस बड़े फैसले पर इन चुनाव से पहले जो फैसला आया है उसके परिणाम 2024 चुनाव में क्या होने जा रहे हैं, इन्हीं बातों पर आज हम यहाँ आपसे बात करेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लें। यह महज शुरुआत है। पूरे चुनाव तक और चुनाव के पहले देश में भारी उथल पुथल मचने वाली है। यह इतना बड़ा फैसला आया है कि अच्छे राजनीतिक सातिरों का सारा अर्थमेटिक गुना भाग बिगाड़ दिया है। जी हाँ जनाब, जो इस फैसले का आपको चलते चलते थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं कि देखिए एक स्कीम थी जहां पे जो हमारे देश की कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सरकार को गुप्त दान दिया करते थे और उसी के सहारे राजनीतिक पार्टियां चुनाव में भाग लिया करती थी। वैसे तो जो कुल खर्च है राजनीतिक पार्टियों का चुनाव में उसका बहुत थोड़ा सा अंश है। यहाँ से सिर्फ आधे से ज़्यादा अंश इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम और इस फंडिंग स्कीम के तहत आता था। तो अब कहीं ना कहीं जो फंडिंग का यह रास्ता है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अविलंब फैसले के साथ ही रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक उन बॉन्डों पे भी रोक लगा दी है जो कि जनवरी में इशू किए गए थे लेकिन राजनीतिक पार्टियों द्वारा कैश नहीं कर पाए गए हैं। तो आज जनवरी में अगर कोई बॉन्ड इशू है और अब तक राजनीतिक पार्टियों ने उसको कैश नहीं किया है तो वह भी बॉन्ड अब वो राजनीतिक पार्टियां कैश नहीं कर पाएंगी। तो जो पहला इस जजमेंट का प्रभाव है कि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इस देश का अधिकृत बैंक था जिसके माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुआ करते थे, उसको तत्काल प्रभाव से ऐसे बॉन्ड को इशू करने से रोक दिया गया है। बॉन्ड साल के चुनिंदा महीनों में जारी होने का प्रावधान था। पहला बॉन्ड जनवरी में आया था, अब दूसरा बॉन्ड अप्रैल के महीने में आना था। ठीक चुनाव से पहले देश चुनाव की कगार पर खड़ा है। आपको पता है
और उसके पहले फंडिंग पर यह रोक तमाम राजनीतिक पार्टियों, राजनीतिक दलों के चेहरे पर हवाई उड़ा दिया है। उनको लग रहा है कि यह चुनाव हो भी पाएगा, यह चुनाव वो लड़ भी पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, बिना पैसों के चुनाव कैसे लड़ा। जो दूसरा बड़ा खुलासा, जो दूसरा बड़ा आइटम बम इस चुनावी जजमेंट के बाद आने वाला है, वह है सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश। अभी तक यह जो दानदाता थे जिनका नाम गुप्त था, हमें पता नहीं था कि दाहिने हाथ ने किस बाएं हाथ को कितना पैसा दिया है, वह सार्वजनिक होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि 2017 के बाद जितने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे गए हैं उसकी तमाम सूची एसबीआई को आने वाले एक सप्ताह तक चुनाव आयोग को उपलब्ध कराना है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि मार्च 13 तक यह तमाम सूचनाएं कि किस कंपनी ने कितने का बॉन्ड खरीदा, कब खरीदा और किस राजनीतिक पार्टी को दिया है, इसका खुलासा उसको अपनी वेबसाइट पर जाकर करना है। हम आप तक लेकर आएंगे वो ताज़ा तरीन जानकारी, आप बने रहिए हमारे तरफ। अब यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, मामला दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार, बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार को पार्टियों ने भरपूर खुले हाथ से दान दिया है, समर्थन दिया है, चंदा दिया है, तो अब यह बात सार्वजनिक डोमेन में आ जाएगी कि किसने कब किसको कितना दरियादिली दिखाई है। यह बात पब्लिक डोमेन में बिल्कुल क्लियर है कि इस बॉन्ड स्कीम की सबसे बड़ी फायदेमंद, सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी पार्टी ने उठाया है तो वो सत्ता में जो पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है, उसने 22-23 में सबसे ज़्यादा फंडिंग प्राप्त की है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। कांग्रेस को जो फंडिंग मिली है उससे 7 गुना ज़्यादा फंडिंग भाजपा को मिली है। लेकिन हमें यह नहीं पता कि आखिर कांग्रेस को फंड करने वाले कौन से लोग हैं, कौन सी कंपनियां हैं, कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कौन से बिजनेस हाउस हैं। उसी तरह हमें यह भी नहीं पता कि भाजपा को समर्थन करने वाले वो कौन सी कंपनियां हैं, कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अब यह बातें सार्वजनिक डोमेन में आ जाएगी। राहुल गांधी जी की जो लंबी चौड़ी भारत जोड़ो यात्रा और ऐसे कार्यक्रम रहे हैं, उस पर भी कम पैसे खर्च नहीं हुए हैं, तो अब उसका भी खुलासा होगा कि राहुल गांधी जी को यह चंदा कहाँ से कौन लोग दे रहे हैं। तो यह दूसरी बड़ी शिद्दत से जो बात इस फैसले के बाद सामने आ रही है कि वह नामे सार्वजनिक करने होंगे एसबीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तत्काल प्रभाव से इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए जो फंडिंग जुटाई जाती थी, जो फंडिंग की जाती थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ठीक चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ यह फैसला आने वाले चुनाव को कितना प्रभावित करता है। मेरी व्यक्तिगत सोच जो यह कहती है, इससे एक बार विपक्ष के नीचे की जो ज़मीन है वह और कमज़ोर हुई है। आपने देखा कि कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें आपके मुख्यालय से उन्हें हटाने का आदेश दिया गया है, उन्हें अपने मुख्यालय को छोड़ने का आदेश दिया गया है। विपक्ष के तमाम नेता ईडी के कगार पे चल रहे हैं, पीएमएलए की रेड चल रही है उनके ऊपर, उनका कैश भारी मात्रा में सीज हो चुका है। कांग्रेस के नेता धीरज साहू के यहाँ आपने 350 करोड़ की इनकम टैक्स की जब्ती देखी। अब उसमें से उन्होंने 150 करोड़ रुपए पे टैक्स देना स्वीकार किया है, मतलब 150 करोड़ रुपए का तो टैक्स एविजन वहाँ पे था ही। भूपेश बघेल के यहाँ छापा, संजय सिंह अंदर हैं, अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ छापा, आपके दूसरे नेताओं पे छापा। अब इस माहौल में एक तरफ छापा, दूसरी तरफ इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए जो विपक्ष की पार्टियां थोड़ा बहुत धन इकट्ठा कर पाती थी अच्छी खासी संख्या में, वह उन्हें चुनाव में पार्टिसिपेट करने में मदद करता था। अब उस पर भी
संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो यह कहना कि यह बीजेपी पे ब्लो है, मुझे नहीं लगता। बीजेपी ने ऑलरेडी इस चुनाव फंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा केक अपने पाले में कर ही लिया है। अब जो थोड़ी बहुत फंडिंग विपक्ष को इन कंपनियों के सहारे, इंडिविजुअल के सहारे मिला करती थी, उस पर भी संकट के बादल गहरे हो गए हैं। और ऐसी हालत में विपक्ष कहां तक भाजपा का इस चुनाव में मुकाबला कर पाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। देखिए, एक बात और जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में स्पष्ट हुआ है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल ट्रस्ट के द्वारा फंडिंग की जो व्यवस्था है वह जारी रहेगी। उसके तहत जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो धन जुटा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 20,000 रुपये से कम के इंडिविजुअल डोनेशंस की भी वकालत की है, और उसको चुनाव को प्रभावित करने वाला कदम नहीं माना है। तो पार्टियों के लिए इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू या इंडिविजुअल 20,000 कंट्रीब्यूशन से नीचे के थ्रू का जो प्रावधान है वह जारी रहेगा। इस फैसले के बावजूद आपको चलते चलते मैं यह भी बता दूं कि हिंदुस्तान का जो चुनाव है वो विश्व का सबसे महंगा चुनाव है। कहने को हम विकसित देश हैं, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, लेकिन हमारे चुनाव में जो खर्च होता है, जो एक अनुमानित राशि जिसकी जानकारी मुझे है, वह प्रति चुनाव 50,000 करोड़ रुपए से ऊपर है। और यह खर्चा यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो विश्व में सबसे खर्चीला चुनाव माना जाता है, उससे भी कई गुना ज़्यादा है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि भारतीय चुनाव में पैसे और राजनीति की जो गलबहियां है उसका खात्मा शायद इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट की जो गाजगिरी है, शायद कुछ हद तक उस पर लगाम लगे और पॉलिटिकल पार्टी और आम लोगों को बराबरी के स्तर पर चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का हक मिले। अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, यूज ऑफ ब्लैक मनी, इन सब चीज़ों पर लगाम लगे और भारत एक स्वस्थ लोकतांत्रिक गणराज्य की तरफ निरंतर आगे बढ़े, ऐसी ही सोच है। चुनाव को लेकर और भी कई सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत हैं। सुप्रीम कोर्ट में इससे मुतल्लिक और भी कई मुकदमे पेंडिंग है। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का उस पर क्या फैसला आता है। तब तक आप फोर्सिस सुप्रीम लॉ पार्टनर को यूं ही देखते रहिए। आपसे पुनः मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक ऐसे ही कानूनी विषय के साथ। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। चलते चलते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, पूरे देश के लिए छोड़े जा रहा हूं, राजनीतिक बिरादरी के लिए छोड़े जा रहा हूं, अधिवक्ता भाइयों के लिए छोड़े जा रहा हूं। इस फैसले पर मुझे याद आती है 4 पंक्तियां, बेईमानी अब आंखों का पानी चुराने लगी है। जी हाँ जनाब, बेईमानी अब आंखों का पानी चुराने लगी है। नामर्दी इंसानों की जवानी चुराने लगी है। बेईमानी अब आंखों का पानी चुराने लगी है। नामर्दी इंसानों की जवानी चुराने लगी है। हिंद वालों तुम बैठकर सोचना कभी, हिंद वालों तुम बैठकर सोचना कभी, कभी बर्मा से कंधार तक हुकूमत तुम्हारी थी, कभी बर्मा से कंधार तक हुकूमत तुम्हारी थी। आज तिनकों में ही क्यों लड़खड़ाने लगी है, आज तिनकों में ही यह लोकतंत्र क्यों लड़खड़ाने लगी है। जय हिंद, जय भारत।